हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब आपके सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू ये आज आपके सामने हम आज आपको बताएंगे कि कानून को, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू क्या है कि कानून का मतलब एक्ट्स को, रूल्स को, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, सब कुछ है। तो बेटे जो भी स्टैच्यू है, इनको जो कोर्ट हैं, कोर्ट इनकी लैंग्वेज को का सार या एसेंस लेने के लिए क्या रूल्स, क्या नियम अपनाएंगे, ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। कि हमको जब भी इसकी भाषा पढ़नी है, जब भी लैंग्वेज पढ़नी है स्टैच्यू की, तो इसके लिए क्या क्या रूल हैं, ये हम आज समझेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में। बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लोगों को लगता है, लेकिन मैं इतने इजी तरीके से आपको समझाऊंगा क्योंकि आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपको कानून समझना, कानून की लैंग्वेज समझना, साथ ही उस कानून को बेटे हम जो इंटरप्रेट करते हैं और कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके रूल समझेंगे वन बाय वन। थोड़े से मैं आपको इसके अंदर, जैसा कि आप लोगों का बार बार ये तो सर कोई याद करने का तरीका बताइए, हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स। तो मैं बेटे सबसे पहले आपको इसको याद करने का तरीका ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका रूल, सबसे पहला जो रूल होता है इसका नाम होता है लिटरल। तो सबसे पहला रूल बताता हूं, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। ये लिटरल वर्ड होता क्या है, व्हाट इज दिस लिटरल, ये हमें जरा समझना है कि लिटरल होता क्या है। ओके, तो हम समझेंगे लिटरल रूल को। ओके, कि ये जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है ये होता क्या है और ये कब एप्लीकेबल होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्या लिटरल इंटरप्रिटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम कब कब एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, कब कब लिटरल इंटरप्रिटेशन हम लेते हैं, ये होता हम कहते हैं ना लिटरली, इसका मीनिंग ये है, यानी शब्द बाई शब्द, या लिटरली इसका मीनिंग, नेचुरल मीनिंग ये है, इसको कहते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो ये बेटे कब एप्लीकेबल है, इसके लिए हमने कहा है वर्ल्ड लीडर महात्मा गांधी नंबर 1। ओके, तो बेटे लिटरल इंटरप्रिटेशन का हमने बेटे एक निमोनिक्स बनाया है कि वर्ल्ड लीडर महात्मा गांधी नंबर 1। याद रहेगा? यस सर, वर्ल्ड लीडर महात्मा गांधी नंबर 1। तो बेटे इसका मतलब क्या है, ये तब एप्लीकेबल होता है कि वर्ड्स आर क्लियर, वर्ड्स जहां एकदम क्लियर हों, वर्ड्स क्या हों,
क्लियर हो, लैंग्वेज जो है लैंग्वेज प्लेन हो, वर्ड क्लियर हो, लैंग्वेज प्लेन हो, मीनिंग लिटरल हो, मीनिंग क्या हो, लिटरल हो, क्लियर हो, और क्या हो, अनएम्बिग्यूअस। मीनिंग हो लिटरल, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। लिटरल, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मीनिंग हो तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग तो बेटे वर्ड क्लियर हो, लैंग्वेज प्लेन हो और मीनिंग लिटरल, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस हो, ग्रामर के अकॉर्डिंग हो, मीनिंग क्या हो, ग्रामर के अकॉर्डिंगली हो और ओनली वन मीनिंग निकलता हो। तो बेटे 5 चीजें हमको चाहिए, 5 यदि वर्ड्स क्लियर हो, लैंग्वेज प्लेन हो, मीनिंग लिटरल हो, क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो, यानी क्लियर वर्ड्स हो, प्लेन लैंग्वेज हो, लिटरल मीनिंग हो, क्लियर हो और भ्रामक ना हो, भ्रामक ना हो, भ्रामक मीनिंग ना हो, ग्रामर के अनुसार हो और एक ही मीनिंग निकलता हो। इन 5 केसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे। ओके, इन सब केसेस के अंदर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे। समझ में आया? यस सर। हमारे वर्ड्स जो है, वर्ड्स क्लियर हो, लैंग्वेज हमारी क्या है, प्लेन हो, मीनिंग हमारा क्या हो, भ्रामक ना हो, मीनिंग लिटरल हो, क्लियर हो, अनएम्बिगियस हो, ग्रामर एंड केवल वन मीनिंग निकलता हो। इन सब केसेस के अंदर हम लोग लेंगे, इन सब केसेस के अंदर हम लोग क्या लेंगे, ये सारे केसेस के अंदर हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन ले लेंगे। हम लोग लेंगे लिटरल इंटरप्रिटेशन। ओके सर, ये तो समझ में आ गया कि हम 5 केसेस के अंदर, जिसको हम लोग याद करने के लिए वर्ल्ड लीडर महात्मा गांधी नंबर 1 से हम याद भी कर लेंगे। ओके, ये तो बात सर समझ में आ गई। लेकिन सर ये बताइए कि वास्तव में ये लिटरल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है। तो बेटे ये यदि आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग भी आपको बताता हूं। हाँ सर, हमने ये कॉपी कर लिया। तो बेटे ये आप लिटरल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग समझिए। तो बेटे लिटरल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग जो है, सबसे पहले हम यदि लिटरल का मतलब जो भी नेचुरल है, किसी शब्द का मतलब जो ऑर्डिनरी मीनिंग निकलता है, नेचुरल मीनिंग निकलता है, तो वो मीनिंग लेंगे। यदि कोई चीज बेटे डेली यूज में है और डेली यूज में बेटे किसी पॉपुलर नाम से वो जानी जाती है, किससे जानी जाती है, किसी पॉपुलर नाम से डेली यूज की चीज मानी जाती है, किसी पॉपुलर नेम से, किसी पॉपुलर नेम से जानी जाती है। तीसरी चीज क्या होती है, यदि कोई टेक्निकल चीज है तो बेटे इसका टेक्निकल जो मीनिंग निकलता है हम वो मीनिंग लेंगे। इसको क्या कहेंगे,
टेक्निकल मीनिंग। ओके, नेक्स्ट बेटे ट्रेड। तो ट्रेड है बेटे, तो हम ट्रेड नेम से जानेंगे। और बेटे क्या है, जो भी ग्रामर के हिसाब से ठीक मीनिंग निकलता है, ग्रामर के हिसाब से जो मीनिंग निकलता है उस मीनिंग को हम लोग मानेंगे, ग्रामर के हिसाब से। और नेक्स्ट है नो एडिशन और नो ओमिशन। नो एडिशन, नो ओमिशन। तो बेटे किसी भी शब्द का जो नेचुरल मीनिंग निकलता है, किसी भी शब्द का जो ऑर्डिनरी या जो भी नेचुरल मीनिंग निकलता है उस मीनिंग को हम लेंगे। ओके, नेचुरल मीनिंग। ओके, समझ में आया? जो भी किसी शब्द का जो नेचुरल या ऑर्डिनरी मीनिंग है, ओके, वो मीनिंग लेंगे। डेली यूज का कोई जो पॉपुलर वर्ड हो, पॉपुलर वर्ड है, पॉपुलर वर्ड ले लेंगे। ओके, टेक्निकल वर्ड्स का हम टेक्निकल मीनिंग ले लेंगे। यदि कोई चीज ट्रेड में जिस तरह से पॉपुलर हो कि नेचुरली बेटे हम लोग जब भी बात करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज की, यदि बेटे समझ लो हमारा बिजनेस है ब्रास का, यानी हम पीतल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पीतल का काम। तो पीतल का बेटे पीतल, पीतल बोलें या ब्रास बोलें, तो ब्रास का जो ऑर्डिनरी मीनिंग है वो ब्रास। ओके, अब मान लो कहीं किसी जगह उसको पीली धातु के नाम से जानते, पॉपुलर मीनिंग, तो पीली धातु हो जाएगी। यदि ठीक है, अब बेटे टेक्निकल नेम ब्रास का, मान लो ब्रास बेटे दो तीन तरह की चलती है मार्केट में। एक 60% कॉपर प्लस 40% जिंक, एक चलता है 67% प्लस 33% जिंक। और बाजार के अंदर बात हो रही है 67-33 इसी तरह पहले पेपर आता था। तो जो टेक्निकल नाम है ना, या CZ है, या बेटे कॉपर का साइंटिफिक नाम है Cu। ठीक है, कॉपर का नाम है Cu। तो यदि टेक्निकल नाम से चल रहा है, टेक्निकल नाम चलेगा। ठीक है, व्यापार में कई बार उसको कहते हैं माल। ठीक है, व्यापार में कहते हैं माल। तो बेटे जो व्यापार के अंदर पीतल का रेट चल रहा हो, है ना, पक्का माल या पीतल जो भी चल रहा हो, ग्रामेटिकल के अंदर जो भी ग्रामर का मतलब के हिसाब से ठीक हो। नो एडिशन और नो ओमिशन, मतलब हमको ये मान के चलना है कि जो भी कानून कर रहा है, कभी ये नहीं मानना है कोई शब्द अपनी तरफ से किसी कानून के अंदर ना ऐड करना है ना लेस करना है। ये मान के नहीं चलना है, ये हमको कभी इंटरप्रेट नहीं करना है कि कानून बनाने वालों से गलती हो सकती है, या इज या आर या एम उन्होंने छोड़ दिया होगा। हमेशा ये मान के चलेंगे कि जहां भी इज यूज किया गया है, आर यूज किया गया है, कोई शब्द छोड़ा गया है या कोई शब्द ऐड किया गया है, तो बेटे इसका कोई ना कोई मीनिंग हो। सर कोई एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं क्या? हाँ बेटे, मैं एग्जाम्पल दे के बता सकता हूं।
देखो बेटे, ऐसा था, 3 भाई थे, होशियार सिंह, चालाक सिंह, बुद्धिमान सिंह। अब बेटे क्या है, इनमें ये सबसे होशियार सिंह सबसे बड़े थे, ये बेटे मझले यानी सेकंड नंबर के, ये सबसे छोटे। अब इनके होशियार सिंह के तो होशियार सिंह के बेटे फादर, होशियार सिंह, चालाक सिंह, बुद्धिमान सिंह, ठीक है। इनके फादर थे निपुण सिंह। ओके, निपुण सिंह ने कोई बिल की या कोई रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री में लिखा, मैं अपनी संपत्ति होशियार सिंह आदि को दे रहा हूं। होशियार सिंह एक्सेट्रा या को मेरी संपत्ति अपनी संपत्ति होशियार सिंह एक्सेट्रा को बट जाएगी। अब क्या हुआ, होशियार सिंह ने पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बोला जी मेरे नाम कर गए थे। कोर्ट ने कहा नो, यदि उनको होशियार सिंह लिखना होता तो बेटे एटसेट्रा या आदि का वर्ड का यूज नहीं करते, यानी कोई भी शब्द है उसका अलग मतलब है। तो हमें हमेशा कानून के अंदर क्या देखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यू के अंदर कोई शब्द बेकार का नहीं और कोई शब्द ज्यादा का नहीं। तो बताओ इस केस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेटे क्या होगा, प्रॉपर्टी तीनों के, होशियार सिंह, चालाक सिंह, बुद्धिमान सिंह, तीनों के हिस्से में आएगी। तो ये बेटे समझ में आया। ओके, हाँ जी। तो बेटे ये आपको याद रखना है, नेचुरल, डेली यूज, टेक्निकल, ट्रेड, ग्रामर। तो सर इसका भी कुछ बता दीजिए। अरे इसका क्या है, एनडीटीवी, एनडीटी, एनटीजी। ओके, तो बेटे ये आपको याद रखना है। अब बेटे ये तो आपने समझ में आ गया कि ये बेटे एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई, और ये हमको समझ में आ गया एप्लीकेबिलिटी के बाद मीनिंग समझ में आ गया। ये क्या था, ये था मीनिंग। तो अब सर ये और बताइए, ये नॉन एप्लीकेबल कहां है या इसकी लिमिटेशंस कहां है। तो अभी हम आपको इसकी लिमिटेशंस और बताएंगे। क्या बताएंगे, लिमिटेशन। तो लिमिटेशंस और समझिए कि ये जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। लिटरल इंटरप्रिटेशन की लिमिटेशंस, तो बेटे इसकी लिमिटेशंस और समझ लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो बेटे लिमिटेशंस की क्या है कि बेटे इसकी लिमिटेशंस है जहां मोर देन वन मीनिंग निकलता हो, मोर देन वन मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग निकलता हो, वहां ये एप्लीकेबल नहीं है। जहां एक से ज्यादा मीनिंग निकलता हो वहां ये
एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके। दूसरे बेटे, ये कई बार जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, इग्नोर इंटेंशन, ठीक है, आपकी जो इंटेंशन है, भावना है, उसको ये इग्नोर करता है। ओके। तीसरी चीज बेटे क्या है कि जो लैंग्वेज है, वो बेटे हमेशा सही इंटरप्रिटेट नहीं हो सकती, नॉट इन ईच सिचुएशन, नॉट इन ईच सिचुएशन, नॉट इन ईच सिचुएशन। तो बेटे लिमिटेशंस ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या है? बेटे जहां एक से ज्यादा मीनिंग निकलता हो वहां ये बेटे लिटरल इंटरप्रिटेशन काम नहीं करता। कहां नहीं काम करता है? जहां एक से ज्यादा मीनिंग निकलता हो। बेटे ये दूसरी लिमिटेशन से ये कई बार कानून की जो भावना है या इंटेंशन है, ठीक है, तो बेटे भावना का को इग्नोर करता है। और लैंग्वेज क्या है? नॉट इन ईच सिचुएशन। ओके। तो बेटे ये लिमिटेशंस की वजह से कुछ कुछ केसेज के अंदर ये बेटे लिटरल इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एप्लीकेबल नहीं होता है। कहां कहां ये एप्लीकेबल नहीं होता है ये हमें समझना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। कहां का इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता है? बेटे एक तो जहां पर डबल मीनिंग निकलता है, द्विअर्थी, ठीक है। द्विअर्थी का मतलब बेटे डबल मीनिंग निकलता हो या भ्रामक, द्विअर्थी, दो अर्थ निकलते हो या भ्रामक हो। तो जहां द्विअर्थी या भ्रामक निकलता है वहां ये लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज में नहीं आता है। वहां हम लोग क्या करते हैं? इस केस के अंदर हम बेटे गो फॉर बेनिफिशियल, गो फॉर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। हम यहां पे कहां जाते हैं? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए हम मूव कर जाते हैं जहां भी ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है। सेकंड क्या होता है? डबल एम्बिग्यूअस। यहां यदि कोई कानून के हिसाब से एब्जर्ड निकलता है या एनोमली निकलती है, कानून है तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए, और बात से ये लगता है कि ये तो बेटे और दहेज प्रथा को बढ़ा रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे? हम बेटे वी विल गो फॉर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। हम इसके लिए रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। सर ये क्या होता है? बेटे अब एक एक के बाद हम बताते चले जाएंगे, बेनिफिशियल भी बताएंगे, रीजनेबल भी बताएंगे। अभी हम चल रहे हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन पे। अभी हम कहां चल रहे हैं? लिटरल इंटरप्रिटेशन पे चल रहे हैं। तो आप लिटरल इंटरप्रिटेशन ही समझिए। ओके, ये बेटे समझ में आया? डबल एम्बिग्यूअस एंड एब्जर्ड एनोमली। तीसरा ये बेटे कहां का एप्लीकेबल नहीं होता है? बेटे यदि लिटरल है, लिटरल जो मीनिंग है वो उस एक्ट का पर्पज ही डिफीट कर रहा हो। लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हो? एक्ट का लिटरल कंस्ट्रक्शन जो है, लिटरल कंस्ट्रक्शन
इज डिफीटिंग द पर्पज ऑफ द एक्ट। डिफीट पर्पज, लिटरल कंस्ट्रक्शन अगर पर्पज को डिफीट कर रहा हो तो बेटे क्या करेंगे हम, तब भी बेटे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बेटे इसके जो वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्या है, अपनी विश के हिसाब से, ऑन विश के हिसाब से इंटरप्रेट किए जा सकते हो, जैसा चाहो, मन मर्जी, मन मर्जी, अपनी मर्जी से जैसा चाहे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इन केसेस में बेटे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लिटरल इंटरप्रिटेशन नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा। डबल है, यदि डबल और एम्बिग्युअस मीनिंग निकल रहा है, एब्सर्ड मीनिंग निकल रहा है, लिटरल रिकंस्ट्रक्शन जो है पर्पज को डिफीट कर रहा है, और वर्ड्स ऑब्जेक्टिव ओन विश के हिसाब से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। तो इन सब केसेस के अंदर हम लिटरल कंस्ट्रक्शंस को नहीं यूज करते हैं। ये बेटे समझ में आया? यस सर। तो बेटे अगर हम जहां लिटरल कंस्ट्रक्शन को नहीं कर पाएंगे तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। यस सर, हमें इंटरप्रेट तो करना ही पड़ेगा। यदि हम कोर्ट है तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 क्या लिटरल, यानी जो लिटरली मीनिंग है, जो ग्रामर का मीनिंग है, जो डिक्शनरी का मीनिंग है, उसके हिसाब से उसका क्या अर्थ निकलता है, और एक ही अर्थ निकलता है। वर्ड्स यदि इसके क्लियर है, लैंग्वेज इसकी प्लेन है, मीनिंग अनएम्बिगियस है, ग्रामर के हिसाब से है, और केवल एक ही मीनिंग निकलता है, तो बेटे हम क्या करेंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन को हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर डबल मीनिंग निकलता है, एब्सर्ड मीनिंग निकलता है, या जो लिटरल कंस्ट्रक्शन जो मीनिंग निकलता है वो उसका पर्पज ही डिफीट करता है, ये वर्ड्स ऑब्जेक्टिव अपनी मर्जी से, ओन विश से इंटरप्रेट किए जा सकते हो। तो इन सब केसेस के अंदर लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? यस सर। तो बेटे अब हम लोग चलते हैं एक कि जब लिटरल इंटरप्रिटेशन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। हम लोग रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस पर चलेंगे। तो अब आ जाइए रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब हम आ जाते हैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस कब आता है, जहां पर बेटे या तो लिटरल जो कंस्ट्रक्शन है, लिटरल कंस्ट्रक्शन ये बेटे कहां एप्लीकेबल होगा, बेटे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन तब एप्लीकेबल होगा जहां लिटरल जो कंस्ट्रक्शन है वो बेटे मीनिंग क्या दे रहा है, वो लिटरल कंस्ट्रक्शन एब्सर्ड मीनिंग दे रहा है। लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, एब्सर्ड मीनिंग दे रहा है। यानी बेटे ऊल जलूल वर्ड यूज करते हो ना आप, ऊल जलूल, यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह का मीनिंग दे रहा है। या फिर इस तरह की लैंग्वेज है कि लिटरल कंस्ट्रक्शन, दैट लिटरल कंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल,
लिटरल कंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल। हाँ जी, तो बेटे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहां एप्लीकेबल होगा? जहां पे लिटरल कंस्ट्रक्शन ऊल जलूल यानी एब्सर्ड मीनिंग दे रहा है, या जहां पर लिटरल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है, या तो रिजल्ट ऊल जलूल आ रहा है या आ ही नहीं रहा, या तो ऊल जलूल आ रहा है मीनिंग, या आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो बेटे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के केस में या तो ऊल जलूल मीनिंग आ रहा है या आ ही नहीं रहा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यस सर, ये तो समझ में आ गया कि यदि लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे। पहला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरा ऑप्शन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे। लेकिन सर ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का जरा मीनिंग तो बताइए, ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होता क्या है? तो सुनिए, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है कि हम बेटे मीनिंग निकालते हैं फेयर। तो मीनिंग देखिए इसका बेटे मीनिंग क्या है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मीनिंग। तो पहले बेटे फेयर या सेंसिटिव, फेयर या सेंसिबल, फेयर मीनिंग या सेंसिबल मीनिंग, या जो मीनिंग है वो पर्पज के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से या पॉलिसी के हिसाब से। मीनिंग क्या है? फेवरेबल फेयर है, मीनिंग फेयर है, सेंसिबल है, पर्पज ऑब्जेक्ट या पॉलिसी के हिसाब से है। ठीक है। तीसरा बेटे ये अफेक्ट देता है, किस चीज को अफेक्ट देता है? गिव अफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ लॉ, गिव अफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ लॉ, गिव अफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ लॉ। कानून की जो मंशा है, कानून की जो मंशा है उसको यह ध्यान देता है। फेयर मीनिंग, ठीक है, पर्पज के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से, और उसकी जो मंशा है इंटेंशन उसको। और यदि लिटरली मीनिंग नहीं निकल रहा है, इफ नॉट लिटरली, तो बेटे हमें मॉडिफाई करना होता है। ये सब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में क्या फेयर मीनिंग निकालिए किसी चीज का। बेटे जैसे आपने समझा डियर, डियर इज डियर बट डियर, तो बेटे डियर का मतलब होता है प्यारा है लेकिन महंगा। ठीक है, डियर माने प्यारा भी होता है महंगा भी होता है। तो इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, हिरन प्यारा है लेकिन महंगा, हिरन महंगा है लेकिन प्यारा। तो बेटे हमको इंटेंशन के हिसाब से देखना है कि क्या है, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। उसके अलावा ये बेटे जो रीजनेबल कंसीडर है, ये रीजनेबलनेस को देखता है। तो रीजनेबलनेस को देखने के लिए ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मीनिंग, फ्लेक्सिबल मीनिंग पे ध्यान देता है। क्या देता है? फ्लेक्सिबल मीनिंग। तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मतलब है हम किसी भी चीज का जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो भी सेंटेंसेज यूज किए गए,
उनका फेयर मीनिंग लें, जो उस लॉ की उस ऑब्जेक्ट है, उसकी पॉलिसी का जो पर्पज है, उसके अकॉर्डिंगली लें, और गिव अफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द लॉ, लॉ की इंटेंशन को इफेक्ट दें। यदि वो लिटरली नहीं है तो उसकी करेक्ट नहीं आ रहा तो मॉडिफाई करें, और रीजनेबलनेस देखें, चाहे इसके लिए हमको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़े। लॉ के इंटरप्रिटेशन में हमको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अप्रोच करनी होती है। ठीक है, तो ये आया आपका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या समझा, क्या कब एप्लीकेबल है और क्या इसका मीनिंग है, समझ में आया? यस सर, एप्लीकेबल है हमने देखा जब लिटरल कंस्ट्रक्शन एब्जर्व्ड रिजल्ट देता है या एनोमली देता है या लिटरल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, तब हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हैं। और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मीनिंग है कि हम फेयर मीनिंग निकालते हैं, पर्पज ऑब्जेक्ट पॉलिसी के हिसाब से निकालते हैं, हम लॉ की इंटेंशन को अफेक्ट देते हैं, यदि ये पॉसिबल नहीं है तो मॉडिफाई करते हैं, रीजनेबलनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। तो ये हमारा हुआ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये हमारा हुआ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब हमको देखना है कि ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब कब एप्लीकेबल नहीं है, ये कब कब नॉट एप्लीकेबल, ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हमारा कब कब एप्लीकेबल नहीं है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब एप्लीकेबल नहीं है, जब क्लियर मीनिंग हो, मीनिंग बिल्कुल क्लियर निकल रहा हो, तो बेटे उस क्लियर मीनिंग के हिसाब से चलेंगे, हम रीजनेबलनेस वगैरह कुछ भी नहीं देखेंगे। क्लियर मीनिंग हो या रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस, जो रीजनेबल मीनिंग निकालते हो, रीजनेबल जो कंस्ट्रक्शन है वही एब्जर्ड मीनिंग देता हो, एनोमली देता हो, एब्जर्ड देता हो, एनोमली देता हो, इनकंसिस्टेंसी देता हो, और इनजस्टिस देता हो, इनजस्टिस। ठीक है, अगर ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता हो आइए 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 आइए, इनजस्टिस एनोमली, इनकंसिस्टेंसी एब्जर्डनेस, आइए आइए होता हो, ठीक है, तो ये निकलेगा बेटे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा कब नहीं होगा, यदि इंटेंशन ऑफ लॉ ही पता ना कही जा सकती हो तो। यदि इंटेंशन ऑफ लॉ जो है, इंटेंशन कांट बी गैदर्ड, ठीक है, यदि इंटेंशन ऑफ लॉ कांट बी गैदर्ड, यदि यही पता नहीं की जा सकती हो तो क्या मीनिंग निकालोगे, इंटेंशन ऑफ लॉ कांट बी गैदर्ड। यदि इंटेंशन ऑफ लॉ गैदर नहीं की जा सकती है तब भी हमारा क्या होगा, तो बेटे क्या होगा, क्लियर मीनिंग हो तब नहीं होगा। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यदि एब्जर्ड आता हो, एनोमली आती हो, इनकंसिस्टेंसी आती हो, इनजस्टिस होता हो, तब भी बेटे ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और कब एप्लीकेबल नहीं होगा, यदि इंटेंशन और लॉ, जो लॉ की इंटेंशंस हैं वो ही पता नहीं की जा सकती है, मीनिंग स्पष्ट हो, स्पष्ट मीनिंग हो, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भ्रामक हो, और लॉ की इंटेंशन, लॉ की मंशा पता नहीं की जा सकती हो, पता नहीं लग रही हो,
क्या चाहता है ना? कहते हैं ना कि खुद कर बुलंद इतना, खुद को कर इतना बुलंद, खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है या तेरी मनसा क्या है। तो बेटे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या है? इन तीनों केसेज में रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो सर तो लिटरल कंस्ट्रक्शन चल नहीं रहा, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन चल नहीं रहा, फिर क्या करेंगे? अभी बेटे चिंता क्यों करते हो, और भी कंस्ट्रक्शन है, हम और भी कंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पर। अब हम लोग आते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो अब हम लोग आ जाते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे। ये होता क्या है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये जरा हम ध्यान से देखते हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहां का एप्लीकेबल होता है? बेटे एक ही कानून है, एक ही कानून में आपने देखा होगा कई बार कानून में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कानून के एक ही सेक्शन में एक ही बात दो तरह से की हुई, ये समझ में नहीं आता कि पहली बात को माने, यानी कॉन्फ्लिक्ट है, पहली लाइन कुछ और कह रही है, उसी सेक्शंस के अगली लाइन कुछ और कह रही है, या पहला पैरा कुछ और कह रहा है, कोई नेक्स्ट पैरा कुछ और कह रहा है, या प्रोविजन कुछ और कह रहा है, या प्रोविजो कुछ और कह रहा है। तो बेटे ये क्या होता है? या एक ही एक्ट के अंदर दो सेक्शन अलग अलग बात करते हैं, या दो स्टैच्यू के अंदर अलग अलग। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं, या तो सेक्शंस के कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट within a section of statute, यानी within a section of any act, यानी किसी एक्ट की एक ही सेक्शंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? टू सेक्शंस ऑफ एनी स्टैच्यू, और तीसरा क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टैच्यू। ओके, यानी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन टू स्टैच्यू। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टैच्यू, ये सारा डिफरेंस के आएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टैच्यू। ओके, तो बेटे जब स्टैच्यूज में यानी सेक्शंस की एक ही धारा में एक ही सेक्शन में डिफरेंस, एक ही सेक्शन में दो बात, दो सेक्शन में अलग अलग बात, दो सेक्शन में अलग अलग, दो सेक्शन में अलग अलग बात, या
दो एक्ट के अंदर, दो एक्ट में अलग अलग, तो ये तीनों चीजें के अंदर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगा करता है। ओके, अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर मीनिंग लेंगे कैसे? तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस का मीनिंग क्या है, यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस के अंदर हम किस तरह किसी को इंटरप्रेट करेंगे, तो इसको हमने कहा है कि इसका मीनिंग है क्या, मतलब क्या है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लेने का मतलब क्या है, मीनिंग है क्या। ओके, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ में आया? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? सबसे पहला मीनिंग तो है कि भाई हम दोनों सेक्शंस के बीच में सामंजस्य स्थापित करें, यानी दोनों को रिकंसाइल करें, दोनों कंस्ट्रक्शंस के बीच में सामंजस्य स्थापित करें, उनको रिकंसाइल करें। दूसरा क्या है, हम कोई भी कंसिस्टेंसी है, गिव अफेक्ट टू इनकंसिस्टेंट। यदि दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, उसका इफेक्ट लें, गिव इफेक्ट टू द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, रिकंसाइल करें, गिव इफेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी। यदि वो इफ नॉट फुली ऑल, तो बेटे यदि कंसीडर ऑल, क्या कहते हैं, गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, समुद्र का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, जमाना बदलेगा। तो बेटे इसी तरह यदि हम किसी एक प्रोविजंस को पूरा इफेक्ट नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा थोड़ा सबको कंसीडर करते हुए हम जो मीनिंग निकालेंगे उसको कहेंगे, उसको कहते हैं हार्मोनियस कंसीडर। ठीक है, अब बेटे यदि ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर अलग अलग सिचुएशन होती है, तो हम क्या क्या एक्शन लेंगे, तो क्या क्या एक्शन लेंगे अलग अलग सिचुएशन में, ये हमको देखना है। तो बेटे इसके अंदर पहली कंडीशन होती है, वन सेक्शन ओवरराइड्स अदर, एक सेक्शन दूसरे को ओवरराइड करता है, वन सेक्शन ओवरराइड अदर। दूसरा होता है वन सब्जेक्ट टू अदर, वन सब्जेक्ट टू अदर। तीसरी बेटे और अदर केसेज में, थर्ड है अदर केसेज। तो बेटे यदि वन प्रोविजन दूसरे को ओवरराइड करता है तो क्या होगा, वन ओवरराइड अदर। तो बेटे फॉर्मल प्रिवेल, फॉर्मर प्रिवेल, इसका मतलब क्या हुआ, जो पुराना पहला वाला प्रोविजन है वो चलेगा, फॉर्मल प्रिवेल, पहला वाला प्रोविजन है वो चलेगा। और सब्जेक्ट टू अदर में क्या चलेगा, सब्जेक्ट टू अदर में लेटर वाला चलेगा, बाद वाला। ओवरराइड्स अदर फॉर्मल प्रिवेल, सब्जेक्ट टू अदर में दूसरा चलेगा। ठीक है, अदरवाइज यदि कोई प्रोविजन आया है तो जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट है
यदि कोई अमेंडमेंट हुआ है तो लेटेस्ट विल प्रिवेल, यानी लेटेस्ट चलेगा, लेटेस्ट चलेगा। ठीक है, अगर सेम टाइम पे है, कुछ अमेंडमेंट आए हैं या लो आया है, तो विच एपियर्स लेटर, जो ये दिखाई देता है, ऐसा एपियर होता है कि ये बाद में आया है, वो प्रोविजन चलेंगे। विच एपियर्स लेटर। तो बेटे समझ में आया? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर रिकंसाइल करना है, उसको इनकंसिस्टेंसी देखनी है, इफ नॉट फुली तो हमें सबको कंसीडर करना है। ठीक है, अब क्या क्या एक्शन लेना है? यदि एक ओवरराइड करता है अदर्स को तो फॉर्मल प्रिवेल, तो पहला वाला चलेगा। अदर केस में वन सब्जेक्ट टू अदर है तो लेटर चलेगा। अदर केसेज में लेटेस्ट प्रिवेल करेगा, सेम टाइम विच एपियर्स लेटर। ओके, तो ये हमारा हुआ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं एडजस्टम जेनरिस। नेक्स्ट बेटे थोड़ा सा विदेशी भाषा का वर्ड है, ठीक है, तो जरा ध्यान से याद करिए। इजुस, हाँ जी, तो क्या याद रखना है? इजुस डैम जेनरिस, इजुस डैम जेनरिस। बेटे ये क्या होता है इज्म, कि जिस तरह वगैरह, यदि हमने कहा कि बेटे एक ही तरह की क्लास, जैसे सारे सीए स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका मतलब हम सीए स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, है ना, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इंटर, फाइनल, इसका मतलब हम सारे कॉमर्स ये प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बीए, 12वीं। तो बेटे जिस तरह के वर्ड्स हैं स्पेसिफिक एंड जनरली, तो क्या होता है, सेम काइंड्स के वर्ड एटसेट्रा वगैरह के केस में सेम वर्ड्स विल फॉलो। तो इसकी बेटे एडजस्टम जेनरिस की भी 5 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? 5 कंडीशंस, 1, 2, 3, 4 और 5। एडजस्टम जेनरिस की भी 5 कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमें देखना है स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स। फिर हमें देखना है इन स्पेसिफिक वर्ड्स की क्लास क्या है, इन स्पेसिफिक वर्ड्स की क्लास क्या है, स्पेसिफिक वर्ड्स। उसके बाद में देखना है इन स्पेसिफिक वर्ड्स की क्लास क्या है। फिर हमें देखना है कि ये वर्ड्स एक्सक्लूसिव हैं, नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, उसके बाद में हमको देखना है जनरल वर्ड, जनरल वर्ड्स, जनरल वर्ड्स फॉलोज स्पेसिफिक वर्ड्स। जैसे बेटे हम बात कर रहे हैं
elephant, lion, tiger and other animals। तो and other animals का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स की, क्योंकि जो स्पेसिफिक बर्ड्स थे वो सब वाइल्ड एनिमल्स थे, तो अदर एनिमल्स के अंदर भी वही बर्ड्स आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेटे नो इंडिकेशन, हमें 5 केसेस में नो इंडिकेशंस ऑफ डिफरिंग इंटेंट ऑफ लॉ, नो इंडिकेशन ऑफ डिफरिंग इंटेंट ऑफ लॉ। तो बेटे स्पेसिफिक वर्ड क्लास नॉट एग्जस्टिव, जनरल वर्ड्स फॉलोज, स्पेसिफिक वर्ड्स नो इंडिकेशन ऑफ डिफरिंग इंटेंट ऑफ लॉ। तो 5 केसेज में जिस टाइम जनरस लगती है, स्पेसिफिक वर्ड्स, क्लास, नॉट एग्जस्टिव, जनरल वर्ड्स। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हो, एक ही क्लास के दिए हो, लिस्ट एग्जॉस्टिव ना हो, इंक्लूसिव हो, और जनरल वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो करते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाथी, लॉयन, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर एंड अदर एनिमल्स, या एंड अदर एनिमल्स का मतलब क्या हुआ कि इसी तरह के कोई एनिमल्स की बात हो रही है। ओके, अगर हम डॉग, काऊ, बफालो की बात एक्सेट्रा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, पेट एनिमल्स की बात हो रही है। ओके, तो बेटे यदि स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हैं, क्लास दिया है, नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है, जनरल वर्ड्स जो है वो फॉलो करते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स को। ओके, और कोई डिफरिंग इंटेंशन नहीं है, तो हम इजुस्टैम जेनरिस को, ये सर ये जेनरिस का मीनिंग तो बता दीजिए। मीनिंग हमने बता दिया कि सेम काइंड, क्लास और स्पीसी, यानी इजुस्टैम वर्ड विथ स्पेसिफिक वर्ड के लिए जेनरिस फॉलोज स्पेसिफिक, ये इसका मतलब है। अब बेटे इसका मीनिंग समझिए, मीनिंग क्या है। अब आ जाइए मीनिंग। मीनिंग क्या है बेटे, मीनिंग मीन्स ऑफ सिमिलर काइंड, मीन्स ऑफ सिमिलर काइंड, क्लास और स्पीसीज। मीन्स ऑफ सिमिलर काइंड, क्लास और स्पीसीज, मीन्स ऑफ सिमिलर काइंड, क्लास और स्पेसी। सेकेंड, जनरली, जनरल वर्ड जो है रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक वर्ड्स। जनरल वर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि अगर बेटे डॉग, कैट, काऊ, बफालो एंड एनिमल्स वर्ड दिया हुआ है, तो बेटे लॉयन, टाइगर वगैरह इंक्लूड नहीं करोगे, नहीं करोगे। तो लॉयन, टाइगर वगैरह को इंक्लूड नहीं करोगे। ओके,
इसी तरह बेटे यदि दिया हुआ है आर्म्स, एम्यूनिशन एंड अदर रिलेटेड आर्टिकल्स, अदर रिलेटेड आइटम्स, तो बेटा इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा, बारूद, बम एक्सेट्रा, यही बेटे शामिल होंगे और कोई गुड्स इसके अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है। अब ये कब बेटे एप्लीकेबल नहीं होगा? ये बेटे कोर्ट का डिस्क्रिशन है, इसको चाहे तो अप्लाई करे या ना करे। ये वाला जो इजिस्टेम जेनरिस है, ये बेटे कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कोर्ट का डिस्क्रिशन पे। कोर्ट के डिस्क्रिशन पे यदि, और कोर्ट हमेशा क्या करती है? कॉशन से चलती है, यानी सावधानी से चलती है कि इसमें डिपार्चर ना हो। किससे चलती है? सावधानी से। ओके, तो ये आपको कुछ कुछ समझ में आया? कुछ कुछ आ रहा है क्या? सर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बेटे, ये जो लिटरल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल इंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इजिस्डेम कंस्ट्रक्शन, यानी पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको समझते हुए चलना है। अब हमको एक कंस्ट्रक्शन, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन और समझते हैं ये क्या होता है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। ये जो है बेटे दो बॉडी होते हैं में, और एक होते हैं सेल। ओके, अब आपको लगता होगा कि ये जो मे वर्ड है कि ऑफिसर में, कि ये केवल डायरेक्टरी है, यानी ये केवल डायरेक्टरी लेवल है, यानी ये डायरेक्शंस हैं, यानी निर्देश हैं, बट नॉट मैंडेटरी। ऐसा लगता है क्या आपको? यस सर, मेक से तो यही लगता है कर सकता है। मे का मतलब क्या है? सकता है। तो डायरेक्टरी लगता है कि ये निर्देश हैं, इस तरह करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सरकारी अधिकारियों के लिए या सरकार के लिए मे वर्ड मैंडेटरी हो सकता है। ये केवल क्या करते हैं, ये बेटे कर्टसी के लिए, जहां भी सरकारी लोग हैं, सरकारी एजेंसी हैं, सरकार हैं, तो बेटे सरकार की ये केवल कर्टसी के लिए मे वर्ड यूज कर दिया जाता है। अदरवाइज इसकी फोर्स क्या होती है? मैंडेटरी होती है। तो जब भी इंटरप्रिटेशन लेंगे तो कॉन्टेक्स्ट को लेंगे, और ये कॉन्टेक्स्ट को लेंगे, और ये मे कब मैंडेटरी हो सकता है? तो बेटे ये आपको समझना है कि ये जो मे वर्ड है ये कब मैंडेटरी हो सकता है। मे वर्ड कब मैंडेटरी हो सकता है और कब डायरेक्टरी हो सकता है? यदि कोई ड्यूटी है या कोई काम किसी मिसचीव को रोकने के लिए है, मिसचीव को रोकने के लिए, यानी मैंडेटरी है, ड्यूटी है और मिसचीव को रोकने के लिए है,
तो बेटे ये क्या होगा, मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है। और ये जो मे वर्ड डायरेक्टरी कब होगा, ये मे वर्ड डायरेक्टरी बेटे तब होगा, मे वर्ड क्या हो सकता है, ये बेटे मे वर्ड डायरेक्टरी हो सकता है। कब, अगर मैंडेटरी करने से नेचुरल जस्टिस या पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक पॉलिसी इफेक्ट होती है, या डेट्रीमेंटल होता है, या क्या होता है, ड्यूटी मिसचिवियस, या कोई जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसका डेनियल होता है। तो क्या होता है, या डेनियल ऑफ इंटेंडेड बेनिफिट, डेनियल ऑफ बेनिफिट टू द पब्लिक। नॉर्मली जब भी गवर्नमेंट के केस के अंदर ये जो मे वर्ड है, ये बेटे डायरेक्टरी आपको लगता है, लेकिन ये मैंडेटरी हो सकता है। केवल प्रोफेशनल कंटेक्ट कर्टसी के लिए मे वर्ड यूज किया जा सकता है, लेकिन बेटे आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि ये मैंडेटरी यदि किसी ड्यूटी के लिए मे वर्ड है या मिसचीफ को रोकने के लिए है तो ये मैंडेटरी होगा। यदि डायरेक्टरी केवल तब होगा यदि ये नेचुरल जस्टिस को या पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता होगा, या इससे कोई बेनिफिट डेनियल होता होगा। ओके, तो ये सारी चीजें अपने को समझनी है। अब बेटे ये सेल वर्ड है, सेल वर्ड बेटे क्या होता है, ये जो सेल वर्ड है ये तो बेटे हमेशा मैंडेटरी होता है। हाँ जी सर, लेकिन सेल वर्ड भी मैंडेटरी की तरह डायरेक्टरी हो सकता है। कब कब, तो सेल वर्ड डायरेक्टरी कब कब होगा, यदि ये इफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, इफ ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ लॉ, लॉ की इंटेंशन के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ लॉ, या डायरेक्टरी की जो पोजीशन है वो एब्जॉर्ब निकलती है, ऊल जलूल निकलती है। ओके, इन केसेस के अंदर बेटे क्या होगा, सेल भी डायरेक्टरी हो। ठीक है, ये समझ में आया। तो बेटे एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन यह बताता है कब मेरे को डायरेक्टरी लेना है और कब मेरे को मैंडेटरी लेना है, और सेल को जनरली तो मैंडेटरी होता है, कब कब सेल को डायरेक्टरी लेना है। समझ में आ गया। कुल मिला के सरकार की बात है, चुट भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। ओके, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट के पास यदि केस करो, गवर्नमेंट कहेगा भाई हमने नहीं किया, ये तो प्रोफेशनल कर्टसी की वजह से हम ये यूज कर लेते हैं। और डायरेक्टरी में यदि सरकार के खिलाफ है तो ये सेल होगा, तब भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये बेटे एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन समझ में आया। यस सर। तो बेटे सरकार सरकार है। तो पुराने जमाने में कहावत होती थी, सही है भाई कोतवाल तो दर काएगा। तो बेटे ये है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। आजकल तो सरकार का हाल क्या है, दामन में लगे दाग अब तमगे लगते हैं, दोस्त अब दुश्मन और दुश्मन अब दोस्त लगते हैं। ये सब गठबंधन सरकार, आजकल चुनावों का दौर चल रहा है, लेकिन आपको कानून के हिसाब से चलना है। और एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में ये देखना है कि जो कोर्ट है कई बार मे को डायरेक्टरी भी ले सकती है और मे को मैंडेटरी भी ले सकती है। इसी तरह सेल को डायरेक्टरी भी ले सकती है,
सेल को मैंडेटरी भी ले सकती है। ठीक है, अब बेटे इसके फैक्टर्स हम इसमें 6 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अंदर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हमें देखना है, हाँ जी, नेचर एंड डिजाइन ऑफ। इसको देखते समय जो हमने कॉन्टेक्स्ट बताया और फैक्टर्स बताए, उन फैक्टर्स पे जरा ध्यान देना है कि वो फैक्टर्स क्या क्या है। क्या देखना है? फैक्टर्स देखने। तो अब आइए हम फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हमारे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स है नेचर एंड डिजाइन ऑफ स्टैच्यू। तो हम फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स में नंबर 1 नेचर। हमें नेचर देखना है, डिजाइन देखना है किस चीज का, ऑफ स्टैच्यू। स्टैच्यू का नेचर क्या है और डिजाइन क्या है। नेचर एंड डिजाइन ऑफ द स्टैच्यू। दूसरा हमको देखना है क्या कंसीक्वेंस होंगे, कंसीक्वेंसेज इफ इंटरप्रेटेड इन अदर वे। यदि दूसरी तरह से इंटरप्रेट किया गया तो इसके कंसीक्वेंसेज क्या होंगे। कंसीक्वेंसेज इफ इंटरप्रेटेड इन अदर वे। थर्ड, impact of other provisions, impact of other provisions। और प्रोविजंस का इम्पैक्ट क्या होगा। नेचर का डिजाइन ऑफ द स्टैच्यू, कंसीक्वेंसेज और इम्पैक्ट ऑफ अदर प्रोविजंस। हाँ जी, तो हमें देखना पड़ेगा ये स्टैच्यू डिजाइन क्या है, इसका किस तरह का नेचर है, और यदि हमने किसी दूसरी तरह से इसको इंटरप्रेट कर लिया तो उसके क्या कंसीक्वेंसेज होंगे। तीसरा हमें देखना पड़ेगा कि इस पे किस और प्रोविजंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पेनल्टी, चौथी चीज हमें देखना पड़ेगा क्या पेनल्टी है। पांचवा देखना पड़ेगा जो कंसीक्वेंसेज हैं, जो कंसीक्वेंसेज हैं वो ट्राइवल हैं। कंसीक्वेंसेज ट्राइवल हैं और इंपॉर्टेंट है। कंसीक्वेंसेज ट्राइवल हैं और इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे को बेसिकली कंसीक्वेंसेज के बारे में देखना पड़ेगा। और हमको आखिर में ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ डिफीट तो नहीं हो रहा है। इन सब के बेसिस पे हमें देखना है कब हमको मे लेना है, कब हमको शैल लेना है। ये चीज हमको देखनी है। ओके, हाँ जी। तो बेटे ये हमारा हुआ आपका एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब बेटे हम आपको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और बता दें क्या। हाँ जी सर, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और बता दें। तो बेटे एक बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और देखिए। तो बेटे ये आपको समझ में आया। हाँ जी सर, कुछ बेटे ये आपको, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको इवन जब आप डीटी और आईडीटी करेंगे तो कानून के इंटरप्रिटेशन में आपको इंटरप्रिटेशन और स्टैच्यू की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें समझना है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन।
हमें समझना है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो ये बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है क्या? तो बेटे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन हमने आपको बताया था, यदि एम्बिगियस वर्ड हो और लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल हो रहा हो, एम्बिगियस वर्ड हो और लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा हो? फेल हो रहा हो। एम्बिगियस वर्ड हो, लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल हो रहा हो, तो हमें क्या करना है? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो बेटे ये आपको पता है आजकल लोकपाल बिल का चक्कर चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? क्या पर्पस था? क्या इंटेंशन थी? भाई ये कानून बना किस लिए था? किस चीज को रोकने के लिए बनाया गया था? किस मिसचीफ को, किस गलत चीज को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया जा रहा था? क्या क्या इसके अंदर रेमेडी प्रोवाइड्स की गई थी और क्या रीजंस थे? ये सारी चीजें आपको देखनी। तो बेटे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शंस के अंदर ये फेल होता है तो आपको देखना पड़े व्हाट वाज द कॉजेज, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द regions and what was the law made। क्या रीजन था और क्या लॉ बनाया गया? किस मिसचीफ को रोकने के लिए बनाया गया? क्या इसमें रेमेडी प्रोवाइड की गई थी या दहेज प्रथा को रोकने के लिए? और इसके रीजंस क्या थे? तो बेटे जब लिटरल होता है तो हम बैकग्राउंड में जाते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। क्यों बना लॉ? क्या क्या पार्लियामेंट्री डिबेट हुई थी इसके ऊपर? क्या उस समय आंदोलन हुआ था? किस वजह से ये कानून बना था? कानून की बैकग्राउंड क्या थी? क्यों बना था? ये सारी चीजें अपने को देखनी होती हैं। ओके। अब बेटे ये जो इसके अंदर बहुत ही सिंपल लॉ है कि हमको हमेशा लॉ की लैंग्वेज को इस तरह इंटरप्रेट करना है। कैसे इंटरप्रेट करना है? कि जिससे बेटे दो चीजों का ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है। बेटे लॉ को इस तरह इंटरप्रेट करो कि सप्रेशन ऑफ मिसचीफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बन रहा है ना, तो बेटे सप्रेशन ऑफ मिसचीफ, दहेज प्रथा के खिलाफ हो रहा है, और जो भी इसको हो उसके खिलाफ जो भी रेमेडी है उस रेमेडी को एडवांस करे, एडवांस द रेमेडी। किसी भी लॉ को इस तरह इंटरप्रेट नहीं करना है कि जिससे भ्रष्टाचारियों को और मदद मिले। तो इस तरह बेटे ओके। क्लियर? लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में यह देखना जरूरी है कि हमारे को ये जो मीनिंग है वो एब्जर्व्ड ना निकले। ये मीनिंग बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन तब का जो भी मीनिंग लें ये एब्जर्व्ड ना रखें, ये हमको ध्यान रखना है। यानी बेटे यदि एक्ट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है तो भ्रष्टाचार को रोकने की बात, जो भी बात समझेंगे हम इस तरह इंटरप्रेट करेंगे, उन चीजों को बात रखेंगे कि भ्रष्टाचार रुकेगा और उसके खिलाफ जो रेमेडी है वो एडवांस होगी। ठीक है? क्लियर? यस सर।
लेकिन बेटे ये कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होता, कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता ये हम अभी आपको बताते हैं। अब ये बेटे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, बेटे जहां केवल एब्सर्ड मीनिंग निकलता है या लिटरल मीनिंग ठीक है, या फिर फिस्कल लॉज। फिस्कल लॉज जैसे बेटे इनकम टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, इन सब में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। You can just go to room number 10. Go straight, take a lecture. अब आ जाइए, कुछ इंटरनल एक्ट्स होती हैं, कुछ बेटे ये तो हमने समझ लिया लॉ की इंटेंशन, लेकिन लॉ के अंदर इंटरप्रेट करने के लिए कुछ इंटरनल एड्स होती हैं, यानी इंटरनली लॉ कुछ आपकी सहायता करता है, कुछ एक्सटर्नल एड होती है। तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं इंटरनल एड्स। क्या समझते हैं? इंटरनल एड। तो बेटे सबसे पहली इंटरनल एड्स होती है टाइटल। क्या होता है? टाइटल। कई बार एक्ट का लॉ टाइटल ही आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड होता है प्रीएम्बल। टाइटल, प्रीएम्बल, इसका टाइटल आपको देता है, मदद प्रीएम्बल देता है, हेडिंग देता है, मार्जिनल टाइटल होता है, प्रीएम्बल होता है, हेडिंग होता है, मार्जिनल नोट्स होते हैं जो साइड में दिए जाते हैं, डेफिनेशंस होती है, मार्जिनल नोट्स होते हैं इनको साइड नोट्स भी कहते हैं। एक्ट में देखा होगा ना आपने, ऊपर टाइटल होता है, प्रीएम्बल होता है। वैसे बेटे हमारे हर चैप्टर की हेडिंग होती है, फिर साइड में कुछ नोट्स लिखे होते हैं। उसके बाद में बेटे हम हर एक्ट में सेक्शन 2 पढ़ते हैं, जिसके अंदर डेफिनेशंस दी होती हैं। क्या दी होती हैं? डेफिनेशंस दी होती हैं। उसके बाद प्रोविजंस दिए होते हैं। उसके बाद हमारे को क्या दी होती हैं? इलस्ट्रेशंस दी होती हैं, यानी एग्जाम्पल्स दी होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? इलस्ट्रेशंस। शेड्यूल्स दी होती हैं, एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं।
शेड्यूल्स होती हैं, एक्सप्लेनेशन होती हैं, और शेड्यूल्स होती हैं, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, और उसके बाद में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट टू। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बेटे, जैसे हमने आज आपको कहा कि आपकी क्लास होगी, चाहे कोई स्टूडेंट आए या ना आए, तो उसको कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। सब्जेक्ट टू होता है आपकी क्लास होंगी बशर्ते कि सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें होती है सब्जेक्ट टू। तो बेटे जो टाइटल होता है एक्ट का, उस एक्ट के टाइटल से हमको काफी आगे की चीजें, उस एक्ट के अंदर लिखा क्या है, उस स्टेच्यू को इंटरप्रेट करने में काफी मदद मिलती है। दूसरा जो उसका प्रेम्बल होता है, जो उसका बेसिकली इंटेंशन होती है, ऑब्जेक्ट होता है, जैसे बेटे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज ए सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू प्रोवाइड इक्विटी जस्टिस एंड सो ऑन। तो बेटे ये होता है टाइटल, प्रियम्बल। फिर बेटे जैसे अपने चैप्टर की हेडिंग होती है, इसी तरह बेटे जो भी प्रोविजंस होते हैं उसकी हेडिंग्स होती हैं। कई बार साइड में मार्जिनल नोट्स दिए होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, प्रोविजन होता है हर सेक्शंस में, काफी सेक्शंस के अंदर प्रोविजन होते हैं। कई बार लॉ के अंदर ही एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशंस दी होती हैं। साथ ही बेटे जैसे कंपनी लॉ की शेड्यूल 6 है, जिसके हिसाब से हम बेटे क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट P&L बनाते हैं। तो बेटे इसी तरह शेड्यूल्स दी होती हैं, एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं, या नॉट विद स्टैंडिंग सब्जेक्ट टू। ये सारी जो चीजें हैं ये हमको इंटरप्रेट में मदद करती हैं। इन सबको कहते हैं इंटरनल एड्स। तो ये इंटरनल एड कैसे सहायता करती हैं, कैसे ये हमारी मदद करती हैं, ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है, एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं। अब बेटे टाइटल जो होता है, कई बार किसी एक्ट का टाइटल शॉर्ट होता है और कई बार लॉन्ग होता है। कई बार होता है शॉर्ट और कई बार होता है लॉन्ग। तो दो तरह के टाइटल होते हैं, शॉर्ट होता है या लॉन्ग होता है। अगर बेटे शॉर्ट टाइटल है, इसका मतलब यह है कि ये जो शॉर्ट टाइटल है, तो बेटे ये जो शॉर्ट टाइटल है, दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है ये केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए है, नॉट फॉर इंटरप्रिटेशन। नॉट फॉर, ये फॉर आइडेंटिफिकेशन है एंड नॉट फॉर इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये किसके लिए नहीं है? दिस इज नॉट फॉर इंटरप्रिटेशन। शॉर्ट टाइटल इज नॉट फॉर इंटरप्रिटेशन। क्लियर? यदि टाइटल शॉर्ट है, दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इट इज नॉट फॉर इंटरप्रिटेशन। ओके। और अगर ये लॉन्ग टाइटल है, लॉन्ग टाइटल है, तो बेटे क्या है, इसका मतलब ये
ये डेजिग्नेटेड लॉ है। ये क्या है? लॉन्ग टाइटल का मतलब होता है ये डेजिग्नेटेड लॉ है, पार्ट ऑफ लॉ है। ये डेजिग्नेटेड लॉ है, पार्ट ऑफ लॉ है। तीसरा, ये डिफाइन करता है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। यदि बेटे लॉन्ग टाइटल है तो ये डेजिग्नेटेड लॉ है, पार्ट ऑफ लॉ है, ये डिफाइन करता है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड कांट बी यूज्ड ठीक है। Designated law है, part of the law, defined scope and objective, however can't be used in all cases। लेकिन ये हमारा all cases में can't be used। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइटल के केस में यदि शॉर्ट टाइटल है तो ये केवल फॉर आइडेंटिफिकेशन है। लॉन्ग केसेस के अंदर ये बेटे नॉट फॉर इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। केवल ये शॉर्ट टाइटल आइडेंटिफिकेशन। लॉन्ग केसेस के अंदर बेटे ये जो नाम है, टाइटल जो है एक्ट का, वही डेजिग्नेटेड लॉ है, दैट इज पार्ट ऑफ द लॉ। इट सेल्फ डिफाइन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। इन ऑल केसेस इट कांट बी used। ओके, यस सर। ये हमारा बेसिकली हमने थोड़ा थोड़ा आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का आज आइडिया दिया। कुछ कुछ समझ में आया? यस सर। तो बेटे ये हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू आपका कंप्लीट हुआ। सर एक्सटर्नल एड और ये चलो जैसा आप कहते हो, हम आपको थोड़ा सा अलग हटके कुछ और चीजें बता देते हैं, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में ही आप उलझ के रह जाएं। ठीक है? हाँ जी सर, क्योंकि ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू है ये सर हमने काफी पढ़ लिया और अब हमको थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो बेटे जैसा आप लोग कह रहे हैं उसी तरह होगा। सबसे पहले हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू इतना पढ़िए। अब पढ़ने के बाद में चाहे उसकी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू से रूबरू हो रहे हैं। थोड़ा सा हमको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती जा रही है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को हम लोग कल के टेस्ट में थोड़ा सा, जो कल अपना इंस्टीट्यूट का टेस्ट होने वाला है, यानी अपने इंटरनल हम लोग जो टेस्ट लेते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी सीए फाइनल की तैयारी कैसे चल रही है। अब हम आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू से हटके जो आपके डायरेक्टरशिप के बैलेंस आपका सेक्शन 267 से लेके 300 सेक्शन तक का जो 33-34 सेक्शंस हैं, इनके बारे में आपको आज बता देते हैं। ओके, यस सर। तो ये सब आपने कॉपी कर लिया? हाँ जी सर, ये हमारा कॉपी हो गया। अब हमको थोड़ा सा आप बताइए डायरेक्टर्स के बारे में। तो बेटे सुनिए, अब हम शुरू करते हैं आज
आपको थोड़ा सा डायरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। दैट इज